ये जो सामाजिक छुआछूत आई है, समरसता आई है, वास्तविक, ये वास्तविक है या कितनी वास्तविक है और कब शुरू हुई, इसका अध्ययन करना जरूरी है। अगर छुआछूत बहुत पहले से होता तो महर्षि अंगिरा, महर्षि याज्ञवल्क, महर्षि अगस्त्य, महर्षि लोमस, महर्षि कपिल, महर्षि व्यास, महर्षि गर्ग, महर्षि जैमिनी, महर्षि देवल, आधे से ज्यादा जो हमारे महर्षि हैं उनकी माता दलित नहीं होती। अगर यह छुआछूत आदिकाल से होता तो सत्यवती और शांतनु जी का विवाह ही नहीं होता। अगर यह छुआछूत आदिकाल से होता तो स्वयंवर प्रथा ही नहीं होती। स्वयंवर कास्ट के आधार पर नहीं होता था, वर्ण के आधार पर नहीं होता था। स्वयंवर में केवल एक ही कंडीशन थी, सारे राजा आएंगे और राजाओं की जाति नहीं होती थी, राजा राजा होता था। क्योंकि जब जनकपुर में स्वयंवर हुआ तो रावण भी आया था, रावण ब्राह्मण था। और कई, आज की डेट में जब कहें उसको, तो कई ऐसे भी थे जिनको, जो वैश्य कम्युनिटी में आएंगे वो राजा भी गए थे जनकपुर। और कई दलित, जो आज की कम्युनिटी में कहें कास्ट, तो कई दलित राजा भी गए थे। इसका मतलब पहली झूठ तो यह है कि पहले राजा केवल क्षत्रिय होते थे, चारों वर्ण के होते थे। दूसरा झूठ यह है सेना में केवल सेनापति क्षत्रिय होते थे। अगर सेना में छत्रपति होते थे, एकलव्य के पिता मुख्य सेनापति कैसे बन गए जरासंध के? अगर जाति सिस्टम था तो कर्ण की पहचान क्या थी? जोर से बोलिए जरा। सूत पुत्र की। वो अंग देश का राजा कैसे बन गया? कास्ट सिस्टम था ही नहीं। ये हमारे वामपंथियों ने जबरदस्ती हमको झूठ पिला दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, कास्ट सिस्टम भी क्रिश्चियनिटी के बाद आया। कास्ट सिस्टम किसके बाद आया? क्रिश्चियनिटी के। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई, कास्ट सिस्टम 1700-1800 साल पहले आया। और ये कास्ट सिस्टम उन्हीं का क्रिएट किया हुआ। हमारे देश में तो केवल वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, और वो जन्म के आधार पे नहीं थे, कर्म के आधार पे थे। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जन्मता जायतो शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं, कर्म के आधार पर लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित बन जाते हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है। जिस मनुष्य को जलाया जा रहा है उसी में लिखा हुआ है कि जन्म से सब शूद्र हैं, कर्म के आधार पर उनके वर्ण अलग हो जाते हैं। अगर कास्ट सिस्टम होता तो कृष्ण की बुआ पांडवों के घर में कैसे पहुंचती? कुंती कौन थी? कृष्ण की बुआ। विवाह कहां हुआ था? पांडवों के परिवार में। था ही नहीं। न कास्ट था, न क्लास था, न वर्ण था, न क्षेत्र था, न कोई जाति के आधार पे बटा, न कोई भाषा के आधार पे बटा। पता चला स्वयंवर हो रहा है, इधर अफगानिस्तान में पहुंच गए बनारस वाले। हाँ, महाभारत में बहुत सारे इसके वर्णन है। गंधार में स्वयंवर हो रहा है, यहां से मगध नरेश पहुंच रहे हैं। नेपाल में स्वयंवर हो रहा है, रावण वहां से पहुंच रहे हैं। यह था भारत में। रानी सत्यवती तो मल्लाह की बेटी थी ना। और पूरी दुनिया में सबसे बड़े राज्य पे राज किसने किया था? रानी सत्यवती ने। रानी सत्यवती ने 5500 साल पहले जिस भारत के ऊपर राज किया था उसको वर्तमान में एशिया कहते हैं। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए हैं। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं। ये अफगानिस्तान, ये नेपाल, ये बांग्लादेश, ये मालदीव, ये लंका, ये सब पिछले 200 साल में भारत से अलग हुए हैं। सब भारत के हिस्से थे। तो रानी सत्यवती ने उन 25 देशों पर राज किया जो आज की डेट में अलग हो चुके हैं। पहचान क्या थी उनकी? कास्ट क्या थी उनकी? बोटमैन की बेटी। किसी ने विरोध तो नहीं किया, नहीं कैसे हुई केवट की बेटी से हम अपना राजा कैसे मानेंगे? सारे राजा उनके अंदर में काम कर रहे थे, इसलिए एक बड़ा भ्रम हो गया। दूसरा, हमारे देश में लगभग इस समय 10,000 जातियां और उपजातियां हैं। और गोत्र कितने हैं? 100। थोड़ा और जोड़ लीजिए, 125 मान लीजिए। हमारे देश में जाति व्यवस्था 1800 साल पुरानी है और गोत्र व्यवस्था 5000 साल पुरानी है। गोत्र व्यवस्था का लाभ यह है, अभी हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक 10,000 जातियों में बटे हुए हैं। अगर सब लोग अपना गोत्र लगाना शुरू कर दें तो हम 100 गोत्रों में इकट्ठा हो जाएंगे। और यह अलग अलग होता है। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं पूरे देश में घूमता हूं तो लोगों से पूछता रहता हूं बातचीत करके। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज है। जाति के हिसाब से मैं ब्राह्मण हूं। अयोध्या के आसपास के ठाकुरों का गोत्र भारद्वाज है। मेरठ मुजफ्फरनगर में जाटों का गोत्र भारद्वाज है।
और आपके यमुनानगर चले जाइए, सोनीपत पानीपत में, तो वहां पे सैनी जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं उनका गोत्र भी भारद्वाज है। मालवा में चले जाइए, दलितों का गोत्र भारद्वाज है। सिस्टम कैसे था? हमारे जितने ऋषि महर्षि थे एक जगह रुकते नहीं थे, ये ट्रेवल करते थे। जैसे आज की डेट में जैन मुनि ट्रेवल करते रहते ना, हमारे पहले महर्षि भी सारे ऐसे ट्रेवल करते थे। 3 महीने यहां, 3 महीने वहां, 3 महीने वहां, 3 महीने वहां, जहां जाते थे वहां एक उनके लिए छोटा आश्रम बन जाता था, वहां 3 महीने रहते थे, सबको ज्ञान देते थे, शिक्षा देना, शिक्षा लेने वाला काम करते थे। सब लोग उनसे गुरुदक्षिणा ले लेते थे, गुरुमंत्र लेते थे। अब गुरुमंत्र देते समय यह नहीं था कि हमें कास्ट के आधार पर देना, क्लास के आधार पर देना। तो पता चला भारद्वाज जी के आश्रम में जितने वैश्य आए उनको दान किए, बाद में दीक्षा लेने के बाद वो भी भारद्वाज। जो लोग उनको दूध दे रहे थे वो भी भारद्वाज, जो वहां हवन कर रहे थे वो भी भारद्वाज। तो हुआ क्या, जो गोत्र व्यवस्था है ये चारों वर्णों में कॉमन है। जो गोत्र आपको यूपी मिलेंगे वही बंगाल मिलेंगे, वही बिहार मिलेंगे, वही आपके केरल में मिलेंगे, वही कश्मीर में मिलेंगे। जैसे आज की डेट में गर्ग कास्ट हो चुकी है, हम समझते हैं गर्ग जाति हो गई है। गर्ग कास्ट नहीं है, गर्ग ऋषि थे वो। इसलिए गर्ग गोत्र वैश्यों का भी है, गर्ग गोत्र दलितों का भी है, गर्ग गोत्र ब्राह्मणों का भी है, गर्ग गोत्र क्षत्रियों का भी है। जो गोत्र ब्राह्मणों का वही यादवों का, वही पटेलों का, वही कुर्मी का। हां ये अलग बात है, भूल गए, उसके लिए हमारे व्यवस्था की दी गई, जिसको अपना गोत्र नहीं पता उसका गोत्र कश्यप है। हम अपनी पुरानी जड़ों से दूर हो गए और हमें बड़े प्लांट में अंग्रेजों ने दूर किया, उसके बाद वाले अंग्रेजों ने और दूर कर दिया, 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने। अभी आप कल्पना करिए अगर हम लोग कास्ट हटा के अपना गोत्र लिखना शुरू कर दें हर व्यक्ति, तो क्या होगा? हाँ, अभी जो 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हैं हम 100 गोत्रों में जुड़ जाएंगे। फायदा क्या होगा? जो गोत्र सिख का होगा वही गोत्र जैन का होगा, वही गोत्र बौद्ध का होगा, वही गोत्र हिंदू का होगा। जो ब्राह्मण का गोत्र होगा वही क्षत्रिय का गोत्र होगा, वही वैश्य का गोत्र होगा, वही दलित का गोत्र होगा। जो गोत्र बंगाली का होगा वही कश्मीरी का होगा, वही कन्नड़ का होगा, वही तेलुगु का होगा, वही मलयाली का होगा, वही पंजाबी का होगा, वही गुजराती का होगा। तो अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं तो हमें फिर से इस बात पे चिंतन करना चाहिए, हम अपना कास्ट सिस्टम हटाएं जो बहुत अभी लेटेस्ट है, और हम अपना वास्तव में फिर से गोत्र सिस्टम लगाएं। आपको क्या लगता है इसका लाभ मिलेगा क्या? बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की। इस समय किसी भी चीज को शुरुआत आपको मंदिरों से कराना पड़ेगा। हमारे धर्मगुरु, हमारे कथावाचक, हमारे महामंडलेश्वर इस चीज को अगर लीड करना शुरू करेंगे, आओ वापस चलो आपस में अपने गोत्र व्यवस्था में चलें, अपने संस्कार व्यवस्था को अपनाएं, तो मुझे लगता है इसको दोबारा से कर सकते हैं। इसकी जरूरत इसलिए है, पहले इसकी जरूरत ही नहीं थी। भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने तो अपना सिंह नहीं लगाया, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव ने अपना कुछ नहीं लगाया, क्योंकि पहले पॉपुलेशन कम थी, एक एक नाम से काम चल जाता था। संख्या बढ़ी तो 2 नाम चाहिए था भेद करने के लिए। एक का नाम राम हो गया, एक और बच्चा पैदा हुआ, पिताजी बोले नहीं हम भी राम रखेंगे, बोले काम करो राम मत रखो तो राम आश्रय रख लो। अब गांव में फिर एक बच्चा पैदा हुआ, बोले जी हम भी राम ही रखेंगे, तो बोले काम करो राम कुमार रख लो। फिर कोई बच्चा पैदा हुआ, बोले हम भी राम रखेंगे, तो बोले राम अचल रख लो। तो कोई राम कुमार हो गया, कोई राम अचल हो गया, कोई राम आश्रय हो गया, कोई राम सिंह हो गया, कोई कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा ना। तो आज की डेट में इतनी पॉपुलेशन हो चुकी, एक नाम से काम चल नहीं सकता, तो आपको 2 नाम चाहिए। मेरा मानना दूसरा जाति की बजाय अगर दूसरा हम अपने गोत्र रखना शुरू कर दे, जिसका जो गोत्र है, जिसका सांडिल्य है, जिसका गर्ग है, जिसका भारद्वाज है, जिसका वत्स है, जिसका गौतम है, जिसका जो गोत्र है। और चलो हम बड़े हो चुके, हम तो नहीं रख सकते, अरे अपने बच्चों का तो रख सकते हैं ना, जो आज के बाद 2026 के बाद पैदा होने वाले हैं या पैदा होंगे, उनका रख सकते नहीं रख सकते? उनको किसने रोका हुआ है? अभी तो शुरुआत कर ही सकते हैं ना।